हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉट इस पीएससी। नॉट इस पीएससी में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव सर लेकर आया हूं आपके लिए 29 जुलाई 2026 का अरुणाचल टाइम्स का आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आइए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस। ओके, और देखते हैं पहला न्यूज़। ठीक है, तो प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है इट विंस फर्स्ट प्राइज इन होलिस्टिक लर्निंग एंड एकेडमिक ग्रोथ। कहाँ पे आपका जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है उसको होलिस्टिक लर्निंग और एकेडमिक ग्रोथ कैटेगरी में दिल्ली एक्सपो जो 2026 में हुआ उसमें फर्स्ट आपका आया। तो RGU has brought laurels to the state by securing the prize in holistic learning and academic growth category at Delhi Expo। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो अवार्ड है ये प्रोवाइड किया है नेशनल रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी के कमिटमेंट, एकेडमिक एक्सीलेंस, ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव और स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशनल ग्रोथ के सेक्टर में। ठीक है, तो दूसरा चीज़ है कि ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो ये एक्सपो है ये कहाँ कंडक्ट किया गया था। ये आपका भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे। और ये थीम क्या था इस एक्सपो का? गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। थोड़ा आइए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो देखिए, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ये एस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 4 फरवरी 1984। ठीक है, 4 फरवरी 1984 में एस्टेब्लिश किया गया था। इंदिरा गांधी की, उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फैक्ट। सेकेंड फैक्ट यू नीड टू रिमेंबर इज 1 अप्रैल 1985। 1 अप्रैल आपका 1985 को अगर हम देखें, 1 अप्रैल 1985 इट बिकेन फॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, फंक्शन करना आपका शुरू किया था 1 अप्रैल 1985 से। सो यहां से फॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्टेड। ठीक है, फॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्टेड। और स्टार्टिंग में इसका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी नाम नहीं था। नाम क्या था? स्टार्टेड एज अरुणाचल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसका नाम था आपका अरुणाचल यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। ओके, सो इट स्टार्टेड विद द नेम अरुणाचल यूनिवर्सिटी। फॉर्मल फंक्शनिंग आपका 1 अप्रैल, एक साल बाद 1 अप्रैल 1985 से शुरू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद नाम कब बदला गया इनटू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी? 2005 में दिस वाज रीनेम्ड एज जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी है इट वाज रीनेम्ड एज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इट वाज रीनेम्ड एज RGU। ये फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड वन मोर थिंग दैट 9 अप्रैल 2007। ठीक है, 9 अप्रैल 2007 को, 9 अप्रैल याद रखिए 2007, 9 अप्रैल 2007 को इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग दिया गया। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 9 अप्रैल 2007 को ये फाइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। यूनिवर्सिटी, रुके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स है अबाउट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी न्यूज में है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं रिगार्डिंग राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला न्यूज। ओके, द सेकेंड न्यूज इज सिलुक आर्म SHC अचीव्स NQAS सर्टिफिकेशन। तो देखिए, ये GS पेपर 2 गवर्नेंस, हेल्थ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर है, ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर कहाँ का? सिलुक, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको अवार्ड किया गया है विद द नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से NQAS सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। बिकॉज जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसका एक प्राइम मुख्य हिस्सा है आपका आरोग्य मंदिर, जो सब हेल्थ सेंटर जिसको हम कहते हैं, मेनली जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसको आरोग्य मंदिर भी कहा जाता है। ये प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये जो आपका ये मेजर हेल्थ माइलस्टोन अरुणाचल प्रदेश में अचीव हुआ है, रिफ्लेक्टिंग, मतलब ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ये स्टेट जो है, जो अरुणाचल है आपका स्ट्रेंथन कर रहा है अपना प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी। ठीक है, तो जो कि आपका नेशनल क्वालिटी जो बेंचमार्क है ग्रास रूट लेवल पे उसको अचीव करने में सक्षम है अरुणाचल, ये दिखा रहा है। एंड चलिए हम थोड़ा सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में देखते हैं। ओके, सो लेट अस सी अबाउट आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है ये रीब्रांड किया गया था एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। मतलब पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कहते थे, आजकल आयुष्मान भारत बोला जाता है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है, ABHWCs। तो ये जो है मेनली आयुष्मान भारत, ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये बेसिकली किस पे फोकस करता है? प्राइमरी हेल्थ केयर पे, ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर। जो आपके छोटे मोटे बुखार हो गए, खांसी हो गए, जो इमीडिएट रिलीफ देने के लिए आपका जो गांव वगैरह में आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, उसी को आजकल आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बोला जाता है, ठीक है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसको रीब्रांड किया गया है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि फाउंडेशन है आयुष्मान भारत स्कीम का, जो कब लॉन्च हुआ था? नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत 2017 में, ठीक है, लॉन्च अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो याद रखिएगा, ये जो है, इसको मैं अगर इस तरह से दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, तो इसको मैं अगर इस तरह से दिखाऊं कि सबसे पहले स्कीम आया था, सबसे पहले आया नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस में देखें तो आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत आपका 2017 में आयुष्मान भारत स्कीम आया, ठीक है। एंड आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आपके बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स खोले गए, और आयुष्मान स्कीम को कॉम्प्लीमेंट करता है एक अलग स्कीम है, हम लोग देखेंगे, एक अलग स्कीम है जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ, जिसमें क्या दिया जाता है? हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, कुछ अमाउंट का आपका इंश्योरेंस दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेनली इन फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर, ठीक है, सेकेंडरी और जो टर्शरी हेल्थ केयर है, इसके रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंसेस दिए जाते हैं, जो कि डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है इसी स्कीम को, आयुष्मान भारत स्कीम को, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आयुष्मान भारत जो आपका आरोग्य मंदिर से, ये प्राइमरी हेल्थ केयर पिलर है, जो जैसा कि मैंने कहा आयुष्मान भारत इनिशिएटिव का, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से अलाइन करता है एंड कॉम्प्लीमेंट करता है PMJ स्कीम, जो मैंने अभी आपको बताया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी केयर को हैंडल करता है इंश्योरेंस देके, हेल्थ इंश्योरेंस देके लोगों को, ठीक है। तो यही था आपका न्यूज़, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर कहाँ पे? सिलुक ईस्ट सियान डिस्ट्रिक्ट को आपका अवार्ड किया गया अंडर NQAS सर्टिफिकेशन। सो दिस वाज द न्यूज़, और हम इसी बीच आपका आयुष्मान भारत स्कीम और हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, हम उसे देख लिए। तो आइए देखते हैं अगला न्यूज़। लेट अस सी द थर्ड न्यूज़ इन टूडेज एनालिसिस। तो इंडियाज टाइगर कंजर्वेशन और ग्लोबल मॉडल फॉर वाइल्ड लाइफ रिकवरी। तो भारत का जो टाइगर कंजर्वेशन है वो एक ग्लोबल मॉडल की तरह हम देख सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक टाइगर पॉपुलेशन रिकवर हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। ऑन ग्लोबल टाइगर डे, जो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सेलिब्रेट किया इंडियाज टाइगर कंजर्वेशन फ्रेमवर्क, जो कि एक सक्सेसफुल ग्लोबल मॉडल बन चुका है फॉर वाइल्ड लाइफ रिकवरी, ठीक है। ऐसा कैसे? प्रोजेक्ट टाइगर एक फेमस आपका हम देखेंगे अभी कि आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर बोल के एक इनिशिएटिव लिया गया था 1973 से, ठीक है। और कई सारे इनिशिएटिव जैसे कि आपका NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो जिसकी मदद से टाइगर कंजर्वेशन में काफ़ी हद तक फायदा हुआ। NTCA ही वो बॉडी है जो आपका अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पे टाइगर रिजर्व बनाने का, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करती है उसको एक्सेप्टेंस देती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, याद रखिएगा। तो चलिए, इंडिया में अभी करेंटली होस्ट कर रहा है इंडिया 70% का पूरे जंगली बागों का जो आपका 70% जो पॉपुलेशन है वो भारत होस्ट करता है। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। इंडिया होस्ट 70% फॉर ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, 70%, जिससे कि हमारा एफिकेसी दिखता है, एफिकेसी ऑफ सस्टेन साइंस बेस्ड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ठीक है। कुछ फैक्ट देखते हैं इसके रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने कहा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो मैनेज करता है नेटवर्क ऑफ 55 टाइगर रिजर्व। तो 55 टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखे गए हैं एंड ये कवर करता है ऑलमोस्ट 84,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 2.56% ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये कुछ फैक्ट्स है। दूसरा कि 2022 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया गया था, जो रिपोर्ट किया है ऑलमोस्ट 3,680 से भी ऊपर टाइगर्स है, 3,682 टाइगर्स आर देयर इन इंडिया। तो 1973 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, कहाँ से? पलामाऊ टाइगर रिजर्व से, और बहुत सारे आपका टाइगर रिजर्व्स बनाए गए थे। किस हिसाब से? आपका कोर बफर स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। सो व्हाट इज दिस कोर बफर स्ट्रेटेजी? तो देखिए,
होता क्या है, कोई भी रिजर्व में आपका, सपोज दिस इज द एरिया ऑफ द रिजर्व, यहाँ पे कुछ कोर एरियाज रखे जाते हैं जहाँ पे आपका रिसर्च ओरिएंटेड कुछ कुछ काम किए जाते हैं एंड, ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड कुछ कुछ काम किए जाते हैं एंड प्लस जो कोर वाला रीजन है, कोर रीजन यहाँ पे सपोज एक बफर रीजन है और ये पूरा आपका जो नेशनल पार्क का फैसिलिटी है इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं. ओके, सो नाउ इफ वी सी इंडिया हैज मोर देन, जस्ट अ मिनट, okay, so India has, if we see, India has more than 80 नेशनल पार्क्स. अब देखिए इसके रिगार्डिंग इंडिया में 80 नेशनल पार्क है, 441 सेंचुरीज है, जिसमें से कुछ जो है आपका टाइगर रिजर्व हिसाब से डिक्लेयर हुए हैं. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट. ओके, तो प्रोजेक्ट टाइगर इन अरुणाचल प्रदेश, आइए देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है इन अरुणाचल प्रदेश. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो प्रोजेक्ट टाइगर इन अरुणाचल प्रदेश, जो टाइगर रिजर्व्स है अरुणाचल प्रदेश में, कितने हैं हमारे टाइगर रिजर्व्स याद रखिए. सो कितने टाइगर रिजर्व्स है? 3 रिजर्व्स. देयर आर 3 रिजर्व्स इन अरुणाचल प्रदेश, रिमेंबर. ठीक है, तो रुकिए, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, जस्ट अ मिनट. हाँ, 3 रिजर्व्स. देयर आर 3 टाइगर रिजर्व्स इन अरुणाचल प्रदेश. सबसे पहला है आपका, याद रखिए, नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में. डिस्ट्रिक्ट को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में आपका नामदफा टाइगर रिजर्व है, विच इज नोटिफाइड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1983 और 87. ठीक है, तो ये डेट्स में थोड़ा ये है, तो आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा. पक्के टाइगर रिजर्व जो है, इट इज लोकेटेड इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व इन 1999 से 2000. और थर्ड है आपका कामलांग टाइगर रिजर्व. ठीक है, ये कहाँ पे है? लोहित डिस्ट्रिक्ट में है. ये प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया था 2016 और या 17 में. तो डेट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज रिगार्डिंग टाइगर्स. नाउ लेट अस सी द फोर्थ न्यूज. क्या बोल रहा है? पीआईबी ऑर्गेनाइज किया है, आपका पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑर्गेनाइज किए हैं मीडिया आउटरीच प्रोग्राम. ठीक है, जो आपका जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, ई गवर्नेंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस सी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है ईटानगर, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया आपका वार्तालाप 2026. अब ये क्या है वार्तालाप 2026 प्रोग्राम? देखिए, ये एक तरह का मीडिया आउटरीच प्रोग्राम है. ठीक है, जो हाईलाइट करता है, देखिए वार्तालाप 2026 एक तरह का मीडिया आउटरीच प्रोग्राम है जो हाईलाइट करती है 12 साल यूनियन गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स है उसको हाईलाइट करने का काम ये करती है. ओके, तो इट हैवीली प्रोमोटेड द जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज. तो ये क्या है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज? इस चीज को वार्तालाप 2026 ने प्रोमोट किया, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज. नाउ लेट अस सी जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज. ठीक है, तो बेसिकली एक तरह का एफर्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है ताकि कम्युनिकेशन गैप को भरा जा सके रीजनल मीडिया और सेंट्रल मीडिया के बीच. ठीक है, सो ये कम्युनिकेशन गैप को भरने के लिए एक इनिशिएटिव है टू सिग्निफाइज द कंसर्टेड एफर्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रीच द कम्युनिकेशन गैप विथ रीजनल मीडिया एंड फॉस्टर डिजिटल स्टोरी टेलिंग एट द ग्रासरूट लेवल इन अरुणाचल प्रदेश. तो कुछ आपके जो रीजनल लेवल पे जो स्टोरीज है, जो इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव लिए गए हैं आपका खासकर अरुणाचल प्रदेश में, उसको इसमें दर्शाया जाता है. एंड जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज क्या है? इसमें ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है जो माई वेव्स प्लेटफॉर्म में आपका रन किया गया है. एनकरेज यूथ टू क्रिएट शॉर्ट वीडियोस. जो यूथ है, जो लोकल्स है, वो शॉर्ट वीडियोस इस तरीके से बना सकते हैं जहां पे लोकल कल्चर दर्शाया गया हो, हेरिटेज के बारे में बोला गया हो, या टूरिज्म रिलेटेड कोई इनिशिएटिव लिया हो. तो इस तरह के वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं आपका माई वेव्स प्लेटफॉर्म में. शॉर्ट वीडियोस इसमें बनाया जा सकता है जो कि शोकेस किया जाता है इन प्रोग्राम्स में. ठीक है, और ये जो ये ऑफर करती है एक सब्सटेंशियल कैश प्राइस भी दिए जाते हैं इन यूथ्स को जो भी आपका शॉर्ट स्टोरीज वगैरह बना के आपका देते हैं इस प्लेटफॉर्म पे. तो अगर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है तो स्टेट लेवल अवार्ड भी दिया जाता है 2 लाख रुपए का, और नेशनल अवार्ड आपका 5 लाख रुपए का, जिससे कि आपका लोकल लेवल पे यूथ को एनकरेजमेंट मिलती है. ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला न्यूज. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. चलिए देखते हैं अपना अगला न्यूज. सो पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंडक्शन ऑफ ऑफिसर्स इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड. तो कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं जिससे कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है, उसमें आपका खासकर फीमेल ऑफिसर्स को इंडक्ट किया जा सके. तो गवर्नमेंट अनवेल्स पॉलिसी टू रिफॉर्म टू एस्टेब्लिश जेंडर न्यूट्रल फ्रेमवर्क फॉर इंडक्शन ऑफ ऑफिसर्स इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड. तो इंक्लूसिव बनाने के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड को इंक्लूसिव बनाने के लिए, ताकि मेन
या मेल या फीमेल ऑफिसर्स दोनों को इंडक्ट किया जा सके और इसे जनरल न्यूट्रल बनाया जा सके, इस तरह का पॉलिसी लाया गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी दो महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म किए गए हैं कर्तव्य भवन 2 जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है, ताकि जेंडर पैरिटी लाया जा सके और जो प्रशासन है उसको इस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सके जिससे कि मान लीजिए पहले होता क्या था, इंडियन कोस्ट गार्ड में पहले एक प्रॉब्लम होता था कि मान लीजिए कोई इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर किसी कारणवश आपका समुद्र में कहीं खो गया, ठीक है, सी और ओशियन में मान लीजिए वो गायब हो गया, वेंट मिसिंग, ठीक है। अब क्या हुआ एग्जैक्टली होता है, कई बार बहुत सारे लहरें उठाती है, तूफान आते हैं, कई बार किसी दूसरे देश की शिप को इंटरसेप्ट करने के चक्कर में या इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में क्या होता है कि कोस्ट गार्ड गायब हो जाते हैं, कोस्ट गार्ड पर्सनल आपके गायब हो जाते हैं और उनकी ना बॉडीज मिल पाती है, उनका आता पिता कुछ पता नहीं चलता है। तो जो फैमिलीज है उनको टाइमली, ये इसका वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, जो फैमिलीज है, जो वो ऑफिसर के जो फैमिली है उनको टाइमली कॉम्पेंसेशन नहीं मिल पाता है, जो मुआवजा है तो उनको नहीं मिल पाता है। तो अभी गवर्नमेंट ने इस चीज को ठीक करने के लिए ये पॉलिसी लाया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इनको जो मिसिंग लोग हैं, मिसिंग इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स हैं, इनको मान लिया जाएगा, विल बी कंसिडर्ड डेड, ठीक है। इनको मान लेंगे कि अब ये नहीं रहे, अब ये मर चुके हैं या फिर मार्टियर्ड सपोज, ठीक है। तो मान लीजिए या तो ये शहीद हो गए या फिर मान लीजिए आपका डेड डिक्लेयर कर देंगे गवर्नमेंट ऑफिशियली, जिससे कि क्या होगा, टाइमली कॉम्पनसेशन मिल पाएंगे इनके परिवारों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी चीज को। सो ये एक लैंडमार्क, देखिए अगर हम देखें तो ये जेंडर पैरिटी और प्रशासन स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्योर को, खासकर जो पर्सनल है इंडियन कोस्ट गार्ड के, जो लोग मिसिंग मतलब गायब हो जाते हैं इन एक्शन, ठीक है। दैट एक्शन कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कोई दूसरे कंट्री का शिप्स आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करने के चक्कर में या फिर बहुत सारी समुद्री तूफान में, तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है। तो इस पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक लैंडमार्क प्रोग्रेसिव स्टेप है जो दिखाता है सरकार का कमिटमेंट टुवर्ड्स नारी शक्ति, ठीक है, और बराबर का मौका देना चाहता है विद इन द नेशंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एपरेटस। और हमें पता है, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हमारा प्रीएम्बल भी कहता है, ठीक है, संविधान में, तो इसी के अंतर्गत खासकर वेमेन को, नारी शक्ति के अंतर्गत इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है इस पॉलिसी की मदद से। तो आइए देखते हैं क्या है पॉलिसी। दो पॉलिसीज है। पहला पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जेंडर न्यूट्रलिटी, जिसमें कि वेमेन को अलाउ करते हैं इंडक्शन, मतलब वुमेन कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया है दोनों में, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट्स में भी और साथ ही साथ आपका परमानेंट अपॉइंटमेंट में भी अलाउ किया गया है स्ट्रिक्टली एट ऑन पार विथ मैन काउंटर पार्ट्स। तो जितने भी मैन काउंटर पार्ट है उनके साथ साथ आपके वुमेन को भी अलाउ किया गया है, इफ यू सी, तो ऑट पावर विद द मेल काउंटर पार्ट्स। ओके, चलिए, तो वुमेन आर ऑल्सो अलाउड इन दिस रिगार्ड, ठीक है। एक तो आपका शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट्स में भी और परमानेंट अपॉइंटमेंट में भी वुमेन को अलाउ किया गया है। दूसरा जो पॉलिसी है, सेकंड पॉलिसी, इफ वी सी, सेकंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ किया गया है। इट ब्रिंग्स रिलीफ टू द नेक्स्ट ऑफ कीन by granting the authority to declare Indian Coast Guard personnel who go missing at sea while on duty is presumed dead। तो मैंने कहा ना, जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स मान लीजिए ड्यूटी के वक्त वो समुद्र में गायब हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उनको मान लिया जाएगा, दे वुड बी प्रेज्यूम्ड एज डेड, जिससे कि क्या होगा, ये एक्सेलरेट कर देगा प्रोसेस किसको, ग्रांट ऑफ एक्स ग्राशिया कॉम्पनसेशन, यानी कि जो मुआवजा जो इनके परिवारजनों को मिलना चाहिए, इस प्रोसेस को फटाफट आपका ताकि किया जा सके और टर्मिनल बेनिफिट दिया जा सके इनके फैमिलीज को। तो स्पेयरिंग देम फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, जिससे कि प्रशासनिक तौर पे ज्यादा देरी ना हो और इन फैमिलीज को तकलीफ ना हो, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस न्यूज। तो दो पॉलिसी गवर्नमेंट लाए हैं रिगार्डिंग इंडियन कोस्ट गार्ड, एक तो जेंडर न्यूट्रलिटी को लेके पॉलिसी है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ। तो आइए देखते हैं आज का आखिरी न्यूज। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। लेट अस सी अबाउट सम स्पोर्ट्स एंड पर्सनैलिटीज। खेल की दुनिया में अभी हम देख रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट मुख्यतः गेम्स चल रहे हैं। कल भी हमने देखा, एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो, एंड सेकेंड इज ISSF वर्ल्ड कप जो आपका हांगझो चाइना में चल रहा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और खबर आया है, आफ्टर मीराबाई चानू जी, नाउ सर्वेश कुशारे बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल जीते हैं इन मेंस हाई जंप
किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स। और वे क्लियर कर दिए हाइट कितना 2.25 मीटर के हाइट के 2.25 मीटर के का आपका ये जो हाइट है 2.25 मीटर उसको तय किए हैं इन मेंस हाई जंप कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसके कारण सर्वेश कुशारे जी को मिला है सिल्वर मेडल, याद रखिएगा। फिर दूसरे जो खिलाड़ी है हमारी प्रीति पवार जी, प्रीति पवार जी ने एश्योर किया है इंडिया विथ एटलीस्ट अ ब्रोंज मेडल। गोल्ड और सिल्वर तो नहीं जीत पाए बट एटलीस्ट प्रीति पवार जी ने ब्रोंज मेडल जीता है बाय एडवांसिंग टू द सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में चले गए इन द वुमेन्स 54 कैटेगरी 54 केजी बॉक्सिंग डिवीजन कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो 54 कैटेगरी 54 केजी जो आपका कैटेगरी है वुमेन्स 54 केजी बॉक्सिंग डिवीजन में वो ब्रोंज मेडल हासिल किए हैं, ठीक है, और सेमीफाइनल में आपका जगह बनाए, ठीक है, एडवांसिंग टू द सेमीफाइनल्स। अब देखते हैं फाइनल में क्या होगा। एंड सेकेंडली इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में के अंतर्गत आपका सोनम उत्तम मस्कर, ही हैज टीम्ड अप विथ हिमांशु ढिल्लों ताकि आपका ब्रोंज मेडल, हिमांशु ढिल्लों और सोनम उत्तम मस्कर जी आपका ब्रोंज मेडल जीते हैं इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट। मिक्स टीम इवेंट में 2 लोग आपका पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ पे, ISSF वर्ल्ड कप आपका हांगझो जो कि चाइना में हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आपका एनालिसिस में इतना ही खबरें हैं, तो मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आई होप इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू।